नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 3 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दर बदल कौन सी अनुसूची में है? ठीक है, दर बदल संबंधी अधिनियम है वो आपकी 10वीं अनुसूची में है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 10 बदल जो विरोधी कानून है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है और इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। ओके, इसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया था? ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन था, तो इसको अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो धन विधेयक है, धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है और इसे दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे सकते हैं और इसको रोक भी सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। ओके, उनके पास सारे अधिकार होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई की वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? तो आरबीआई की जो वर्तमान रेपो रेट दर है वो है 6.25%। 2007 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा जो रेपो दर है वो 6.25% है और रिजर्व रेपो दर जो है आपकी वो 3.35% दिखाई गई है। ओके, और इसके साथ साथ आपकी जो बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग जो सुविधा आपकी है वो आपकी उसकी दर है वो 6.50% है और डिपॉजिट फैसिलिटी दर आपकी 6.00% यानी कि 6% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक वर्तमान प्रबंधक निर्देशक कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक है उसके वर्तमान प्रबंधक निर्देशक पूछे गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको लगाना था संजय शुक्ला, जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक के प्रबंधक जो वर्तमान प्रबंधक हैं उन्हें 30 जुलाई 2014 को यह पदभार संभाला था और भारत सरकार ने उनके नाम को मंजूरी देने के बाद उन्हें यह पद दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? ठीक है, जो स्कूल उद्योग होता है उसे किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो इस तरह से ऑप्शन में आपका था प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जो आपके स्कूल उद्योग हैं को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए, यदि प्राथमिक क्षेत्र में आप क्या होंगे, कृषि आ गया, खनन हो गए, मछली पकड़ने जैसे प्राथमिक जो कार्य होते हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी कि जो कच्चे कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर रुद्रा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो किस क्षेत्र के लिए? इस तरह से था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इसी तरह से था, आपको रक्षा क्षेत्र के लिए जो है उसका उद्घाटन किया था। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, रुद्रा जो है भारत का एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे रक्षा मंत्रालय अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो रक्षा क्षेत्र में डेटा प्रोसेसिंग और सैन्य विश्लेषण को और तेजी तथा प्रभावी बनाने के लिए इसका किया जाता है उसका उपयोग। ओके, नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यही एक है। ठीक है, तो यही एक क्या है? तो ये एक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ओके, ये आपको लगाना था। और देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39D जो है राज्य को यह निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और यह जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं जो सरकार के लिए निर्देश देते हैं कि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, सरकार जो दिशा निर्देश तो प्रदान करते हैं लेकिन जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सुरक्षा के लिए डीआरडीओ से समझौता किया है? ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। तो ठीक है, किसने समझौता किया? तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। ओके, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस राज्य ने प्रस्तावित वाल्क ड्रग पार्क के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा डीआरडीओ को ज्ञान भागीदार के रूप में भी इसको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए, भारत का जो आपका वित्तीय आयोग होता है, वित्त आयोग, वो आपका संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। ओके, और यह जो आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसको स्थापित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ओके, और आयोग के जो अध्यक्ष सहित इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? आयोग के सहित कुल 5 सदस्य होते हैं।
यानी कि एक आयोग का अध्यक्ष होता है, बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया जो आज सभी दिलों में जीवित है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें देव का भगत सिंह था। ठीक है, ठीक है, तो भगत सिंह में आपको लगाना था कि भगत सिंह को है जो थे भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और इसके साथ साथ देखिए जो कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर संत के मामले में भी इन तीनों को भी इनको साथ एक साथ फांसी दी गई थी। और तीनों को कब दी गई? 23 मार्च 1931 को ही दी गई थी इनको। और ये जो तीनों थे, तीनों लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्लोगन क्या था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो राष्ट्रमंडल 38वें राष्ट्रमंडल खेल अभी हमारे हुए हैं 2025 में, इनसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छी तरह से सारे पॉइंट देख लेना। ओके, तो इनका जो स्लोगन है, संकल्प से शिखर तक, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इन खेलों का जो आयोजन है वो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। ओके, और यह जो नारा है एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को भी प्रतिबंधित करता है। और इसके साथ साथ खेलों का यदि शुभंकर के बारे में बात करें, तो जो किन खेलों का शुभंकर था वो मौलिक था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से लिया गया है। ओके, मोनाल से प्रेरित है या लिया गया है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? ठीक है, तो सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो पंजाब पर पड़ा था, क्योंकि पंजाब में जो थी कृषि सबसे अच्छी पैदावारी बढ़ी थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरित क्रांति, देखिए जो हरित क्रांति थी वो पंजाब में हरित क्रांति की वजह से कृषि में उत्पादन बढ़ा, जीवन स्तर सुधरा और उपभोक्ता उत्पादनों की मांग भी बढ़ी। और पंजाब में गेहूं, चावल, कपास, चना, मक्का तथा बाजरा जैसी फसलों का भी उत्पादन बढ़ा था। और कृषि जो थी, कृषि मशीनरी के इस्तेमाल से कृषि का विकास तथा आधुनिकीकरण दोनों भी हुआ था इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई? ठीक है, तो कौन सी नदी पर? तो ये आपको राइट आंसर था, वरुणा नदी पर लगाना था। ओके, कि जो भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत वरुणा नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई। और यह जो परियोजना है वो आपकी वाराणसी में स्थापित की गई है। ठीक है, इस परियोजना का मकसद है वरुणा नदी का संरक्षण करना। और जो वरुणा नदी है गंगा नदी की एक सबसे छोटी सहायक नदी, और यह जो है प्रयागराज के जिले के फुलर शहर से निकलती है। और इसके साथ वाराणसी के जिले के सराय मोहना गांव के पास से गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, तो मीराबाई के जो गुरु थे संत रैदास या रविदास थे। ओके, तो रविदास उनका नाम है, संत रैदास या रविदास दोनों नाम से जाना जाता है। मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, मीराबाई के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देख लेना एक दो पॉइंट। मीराबाई ने रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था, और मीराबाई ने रविदास को समर्पित एक गीत भी लिखा था। मीराबाई ने कहा था कि बिना गुरु धारण की भक्ति नहीं हो सकती। और जो है मीराबाई ने जो थी प्रत्यात्मक पाखंड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानवाधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इस तरह से क्वेश्चन था, मानवाधिकार आयोग का जो संरक्षण कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो भारत की एक स्वायत्त संस्था है, और यह मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। यह जो है संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो जब ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ओके, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो रस्किन बॉन्ड है वह जो है ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, और उन्होंने सबसे उनका उपन्यास एक प्रसिद्ध फेमस उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रूप जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित क्या सबसे पहला उपन्यास है, भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में भारत की वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, तो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। और भाई जो भारत में वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत है, और भाई जो इसके साथ साथ उनको जो है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय भी उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ जो इससे जो पहले सीतारमण जी थी वो कैबिनेट के रक्षा मंत्रालय भी इनको मिला हुआ था इससे पहले जो थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो रेल बजट जो आपका है वो केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि इसमें कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और इन्होंने जो है इसके सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और रेल बजट जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो भारतीय रेलवे के व्यय भविष्य की योजना और समग्र वित्तीय योजनाओं को
रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट प्रति एम्पियर का फार्मूला पूछा था, बराबर क्या होता है? ठीक, वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर होता है आपका ओम, 1 ओम के बराबर होती है, ठीक है, यानी कि V/I बराबर होता है, और यही फार्मूला पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वयं संवैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्मस्थान कुछ भी हो? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के बारे में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य को महिला तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों के लिए रोका नहीं गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत राज्य ऐसे कानून बनाएगा जो समाज के सबसे कमजोर समूह को विशेष ध्यान दे, और इस अनुच्छेद के तहत पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका और कार्यपालिका किसके अंतर्गत कार्य करती है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो कुछ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपकी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही भारत सरकार के 3 अंगों में से होते हैं, और इसके अलावा विधायिका भी सरकार का एक अंग ही है। ओके, और आपकी जो न्यायपालिका है वो कानून का सही मतलब निकालती है और कानून के मुताबिक काम न करने वालों को सजा सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के द्वारा के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है, और संसद द्वारा अभिभाषण प्रयुक्त किए जाने के बाद अभिभाषण संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के द्वारा समर्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर था? ठीक है, तो आधार जो है अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो वो जो था कृषि पर निर्भर था। ठीक है, कृषि वाला ऑप्शन इसने में लगाया, उसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ओके, तो देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी, और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण पहलू थे जो आज़ादी के बाद देश की विकास यात्रा को प्रभावित कर रहे थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है 50 है का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? तो यह उल्लेख करता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण का उल्लेख करता है। ओके, जिसने भी लगा उसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 50 के मुताबिक राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलगाव सुनिश्चित करना है, और संघीय कानून बनाकर इसे उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ठीक है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति है वो बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, जो भारत में मौद्रिक नीति है भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति रिपोर्ट द्वारा जारी करता है। ओके, नेक्स्ट, आईआईटी और आईआईएम मंगलौर ने 6G पर काम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो आईआईएम और आईआईटी ने जो है नोकिया के साथ मिलकर 6G पर काम करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, और इसके साथ साथ थी कि जो है बेंगलुरु में है नोकिया ने 6G लैब में नोकिया तथा आईआईएससी ने मिलकर 6G रेडियो प्रौद्योगिकी, 6G आर्किटेक्चर और 6G एयर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ? ठीक है, तो चरमपंथी आंदोलन है और स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था, जैसे मैं लगाया उसका राइट आंसर होगा। ओके, और यह जो आंदोलन आपका है वो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, और इस आंदोलन को जुनूनी राष्ट्रवादी के युग भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट, पहला एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ खोला गया था? ठीक है, तो पहला एंग्लो वैदिक स्कूल जो आपका है वो लाहौर में खोला गया था, और जो है इसे जो है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम का पहला स्कूल 1 जून 1986 को लाहौर में खोला गया। लाहौर जो उसमें पाकिस्तान में था, यानी कि पाकिस्तान में खोला गया था, और इसकी जो स्थापना है महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्या ने किया था। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।